नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले रायगढ़ का जिक्र, बैंक डकैती की वारदात जिसे लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पैसा बरामद किया जा चुका है। रामानुजगंज में सघन चेकिंग के जरिए ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। रुपए बरामद किए गए हैं। बैंक डकैती के 4 करोड़ रुपए फिलहाल पुलिस के पास पहुंच चुके हैं। सोने चांदी के जेवरात भी मिले हैं। ट्रक और कार में पैसा भरकर ले जाया जा रहा था। बैंक डकैती के 4 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार किए गए, लेकिन संभावना ये भी है कि 4 से ज्यादा बदमाश भी हो सकते हैं। कई और जगह लिंक भी हो सकते हैं। रायगढ़ बैंक डकैती के बाद चेकिंग अभियान के चलते ही ये बड़ी सफलता। इसी दौरान आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी पुलिस को हाथ लगी। रायगढ़ डकैती से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। कल इस डकैती की वारदात ने सभी को चौंका दिया। आपराधिक मामलों को लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे थे और इस बीच फौरन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सघन चेकिंग के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सोने चांदी के जेवरात जब्त हुए हैं। यह भी बताया गया है कि 4 करोड़ रुपए फिलहाल मिले हैं। रायगढ़ में हुए एक्सिस बैंक डकैती के मामले में बलरामपुर जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बलरामपुर जिले की पुलिस ने रामानुजगंज इंटर स्टेट सीमा पर 4 आरोपियों को धर दबोचा है और उनके पास से लगभग 4 करोड़ रुपए कैश और सोने चांदी की जेवरात बरामद किए। आपको बता दें कि रायगढ़ में हुए बैंक डकैती के मामले में डकैत ट्रक के माध्यम से झारखंड भागने की फिराक में थे। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि यह वही जगह है जहाँ पर बीती रात बलरामपुर जिले की रामानुजगंज पुलिस ने नाकेबंदी करते हुए आरोपियों को दबोचा है। छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर रामानुजगंज पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है। उसके पास से लगभग 4 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं, साथ ही साथ सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए हैं। वहीं मौके पर बलरामपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंदेश सिंह ठाकुर डटे हुए हैं और आरोपियों से अभी भी पूछताछ जारी है। आपको बता दूं कि आरोपी अगर इस झारखंड की सीमा को क्रॉस कर जाते तो उन्हें पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता, लेकिन बलरामपुर रामानुजगंज जिले की पुलिस को एक बार बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की सक्रियता से आरोपी धर दबोचे गए हैं। सूरज कुमार गुप्ता, न्यूज 18 बलरामपुर। इस बात की संभावना पहले भी देखी गई कि हो सकता है कि किसी और राज्य में भागने की फिराक में आरोपी हो और इसी के चलते बॉर्डर्स पर चेकिंग तेज की गई थी। पुलिस की तरफ से फौरन अभियान चलाया गया। इसी अभियान के तहत ये बड़ी सफलता। हमारे सहयोगी सूरज की रिपोर्ट आप देख रहे थे, वो जगह भी उन्होंने दिखाई है जहां पर आरोपी पकड़ाए। लेकिन बड़ी बात ये कि अंदाजा ठीक और था, और दूसरी बड़ी बात ये भी कि संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ और लोग इनके गैंग में शामिल हों। सीधे बलरामपुर आपको ले चलते हैं। हमारे सहयोगी सूरज वहां से लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, वो जगह हमने देखी जहां पर आरोपी पकड़े गए, लेकिन क्या पुलिस की तरफ से ये माना जा रहा है कि अभी भी कुछ आरोपी ऐसे हैं जो फरार हो सकते हैं, कुछ और रकम बरामद की जा सकती है? जी अवंतिका, मैं बता दूं कि बलरामपुर रामानुजगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है कि रायगढ़ एक्सिस बैंक में जो डकैती की गई थी वो समस्त राशि उन्होंने बरामद कर ली है। साथ ही साथ सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए। आपको बता दें कि 5 करोड़ 62 लाख रुपए की लगभग डकैती हुई थी बैंक से, जो संपूर्ण राशि को रामानुजगंज की पुलिस ने बरामद कर ली है और साथ ही साथ उनके पास से अलग से 35,000 रुपये एक्स्ट्रा बरामद किए गए। बलरामपुर रामानुजगंज की पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली थी कि रायगढ़ में डकैती हुई है, पुलिस पूरे सीमा को सील करते हुए सघन जांच कर रही थी, जहां देर रात्रि बलरामपुर रामानुजगंज पुलिस को एक बार सफलता मिली है। पुलिस ने ट्रक से भाग रहे आरोपियों को धर दबोचा है। 4 आरोपी थे जो झारखंड भागने की फिराक में थे। आपको बता दूं कि अगर ये आरोपी झारखंड चले जाते तो पुलिस को पकड़ने के लिए एक बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता, लेकिन पुलिस की सक्रियता से ये आरोपी धर दबोचे गए हैं और आरोपियों के पास से 5 करोड़ 62 लाख रुपए कैश और सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। वहीं रायगढ़ की पुलिस टीम, रायगढ़ के एसपी सदानंद कुमार भी पहुंच चुके हैं, जो आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। जी अंतिका। सूरज, ये भी बताइएगा क्या इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि सिर्फ 4 बदमाश थे जो कि इस वारदात में शामिल थे, कुछ और लिंक का खुलासा अभी तक? क्या इस बारे में कोई संकेत पुलिस के पास अभी? इस मामले में खुलासा हो सकता है कि और भी आरोपी शामिल हो सकते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है कि इसमें कितने आरोपी शामिल हैं। लेकिन पुलिस का कहना यह है कि अभी जो 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद अन्य आरोपी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। उनके बारे में भी पुलिस लगातार टीम लगी हुई है, उनकी पतासाजी शुरू की गई है।
जी। निश्चित ही। और सूरज, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार ही सवाल खड़े होते आए हैं। बहुत जरूरी थी इस तरह की कार्रवाई भी। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए सूरज। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ और गिरफ्तारियां होती हैं। आगे बढ़ते हुए दंतेवाड़ा से अगली बड़ी खबर आपको बताएं। नाहाड़ी के जंगलों में माओवादियों से एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है। 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। छोटे हिड़मा के साथ जवानों की मुठभेड़ होना अभी तक पाया गया है। डीआरजी के जवानों के साथ मुठभेड़ हुई थी और जवानों के मुख्यालय लौटने तक अलर्ट पर हैं जवान, क्योंकि संभावना इस ओर भी कि कुछ और इलाके ऐसे जहां पर नक्सली सक्रिय हो सकते हैं। जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर की दूरी पर यह मुठभेड़ हुई है। अभी तक ये जानकारी कि छोटे हिड़मा की मौजूदगी वहां पर थी। जितने जवान सर्चिंग के लिए निकले थे उनके साथ मुठभेड़ हुई है। जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर की दूरी पर मुठभेड़ होना अभी तक स्पष्ट हो पाया है। आधिकारिक पुष्टि का भी इंतजार है, क्योंकि जवानों के मुख्यालय लौटने तक फिलहाल जवानों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। डीआरजी के जवानों के साथ एक बार फिर से मुठभेड़ की सूचना सामने आती है। नक्सलियों के पीछे खदेड़ने की कोशिश लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से जारी। नाहाड़ी के जंगलों में इस बार माओवादियों से आमना सामना। 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। ये नक्सली कौन है, क्या इनामी नक्सली हैं, इस बात की पुष्टि होना भी अभी बाकी। मुठभेड़ के दौरान क्या कुछ हुआ, इस बारे में भी पुष्टि होना भी बाकी। अभी तक जो जानकारी हाथ लगी है, और अगर ये जानकारी सही है तो ये एक बहुत बड़ी सफलता हो सकती है। छोटे हिड़मा की मौजूदगी को देखा गया, जवानों के साथ मुठभेड़ हुई है। उस इलाके का पता चल चुका है जहां पर इस तरह के गंभीर वारदातों में शामिल नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना थी। डीआरजी के जवानों के साथ मुठभेड़ होना और लगातार उस इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन चलाना, ये इस ओर भी संकेत देता है। अभी तक इस बारे में जानकारी पुख्ता नहीं है कि क्या सभी नक्सली वहां से वापस लौट गए हैं या कुछ की मौजूदगी अभी भी वहां पर है। इसलिए जवानों के मुख्यालय लौटने तक तमाम डीआरजी के जवान अभी भी अलर्ट मोड में, एक्टिव मोड में। अगर नक्सलियों की सक्रियता यहां पर एक बार फिर से पाई जाती है, मुठभेड़ जैसी कोई सूचना सामने आती है, तो उसके लिए पूरी तरह से सुरक्षा बल तैयार। आपको ये भी बताएं कि जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर यह मुठभेड़ होना अभी तक पाया गया है। बहुत जरूरी कि बड़े अधिकारियों की तरफ से अभी तक, क्योंकि कोई जवाब सामने नहीं आया है, जब तक अधिकारियों की तरफ से कुछ नहीं कहा जाता कोई भी जानकारी इसमें से पुख्ता नहीं। अभी भी इंतजार उन जवानों का जो कि इस मुठभेड़ में शामिल थे, वो जब वापस लौटते हैं उनके बारे में क्या कुछ पता लगता है, ये भी देखने वाला विषय। कितनी बड़ी संख्या में नक्सली थे, 2 नक्सलियों को मारा गया, कौन है वो नक्सली, क्या इनामी नक्सली हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि अभी भी इस मुठभेड़ से जुड़े हुए हैं। प्राथमिक तौर पर जितनी जानकारी है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जवानों के मुख्यालय लौटने तक अभी भी अन्य जवान अलर्ट मोड पर हैं। इस ओर इशारा करता हुआ कि कुछ और नक्सलियों की मौजूदगी हो सकती है। संभवतः इसी के चलते पूरा इलाका अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो दंतेवाड़ा की हम बात कर रहे हैं। निहाड़ी के जंगल में मुठभेड़ को लेकर जानकारी, छोटे हिड़मा की मौजूदगी हो सकती थी, लेकिन किन नक्सलियों को मारा गया है इस बारे में पुष्टि होना अभी भी बाकी। जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर की दूरी थी। मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। और आप इस तरह के एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार इस क्षेत्र में देखेंगे भी। सही कि सतीश से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सतीश, क्या इस मुठभेड़ की पुष्टि हो चुकी है? क्या नक्सलियों के मारे जाने की खबर की पुष्टि हुई है? हाँ, इस मुठभेड़ की पुष्टि तो हो चुकी है, लेकिन नक्सली मारे जाने की जो है अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि उस इलाके में लगातार जो है काफी दूर इलाका है, 70 किलोमीटर जिला मुख्यालय से दूर और काफी घना जंगल वाला इलाका है। जवान अभी भी सर्चिंग करते हुए वापस लौट रहे हैं, क्योंकि उस इलाके में जब भी ऑपरेशन होता है तो जवान जो है पैदल ही दूरी तय करते हैं। और ये बड़ी वजह है कि नक्सलियों से एक सेफ्टी भी मिलती है और साथ साथ एक रणनीति का हिस्सा भी होता है। और जवान जैसे ही वापस कैंप पहुंचेंगे तो पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन अभी तक यही जानकारी मिली है कि इस पूरी मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं। और साथ ही साथ आपको और एक सूचना दूंगा कि दंतेवाड़ा का ही इलाका है, अरनपुर जो है, वहां पर एक आईडी ब्लास्ट हुई है जिसमें एक सीआरपीएफ का जवान घायल बताया जा रहा है। ये एक अलग मामला है और उस मामले में जो है अभी तक अधिकारी सिर्फ जो है इतनी पुष्टि कर रहे हैं कि मुठभेड़ हुई है और नक्सलियों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन कौन 2 नक्सली मारे गए हैं, कितना उन पर इनाम था, किस इलाके के नक्सली हैं, ये अभी तक जो है जानकारी आनी बाकी है। जी ठीक है, इस इलाके को लेकर सतीश कोई पुष्टि क्या ये बताया गया है कि नक्सली पूरी तरह से इस इलाके से बाहर या कुछ और नक्सलियों की मौजूदगी देखी जा सकती है?
क्योंकि इलाका नक्सलियों का प्रभाव वाला इलाका है, उस इलाके में अक्सर नक्सलियों की मौजूदगी रहती है। और जो छोटा हिडमा बताया जा रहा है, जिसका उस इलाके में काफी दहशत है और काफी सालों से उस इलाके में सक्रिय है, जिसकी तलाश जो है जवानों को काफी समय से थी। लेकिन उसी तलाश में जो है डीआरजी के जवान गए भी थे, लेकिन अभी ये पूरी जानकारी नहीं मिली। जैसे ही जवानों की जो है अधिकारियों से बातचीत होगी तो पता चल पाएगा कि इस मुठभेड़ में छोटा हिडमा था या फिर उसके जो है निचले कैडर के लोग थे। अभी ये पूरी जानकारी आनी बाकी है, लेकिन जो सोर्सेस बता रहे हैं कि नक्सलियों की काफी मौजूदगी थी। करीब 30 से 35 संख्या में नक्सलियों का वहाँ एक छोटा सा कैंप लगा हुआ था, नक्सली वहाँ मौजूद थे। इसकी सूचना पर ही डीआरजी वहाँ पहुंचे। आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया ही जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। और अगली खबर बिलासपुर से है। पीएससी भर्ती में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था और इसे लेकर एक बार फिर से कोहराम छत्तीसगढ़ में मचा हुआ है। ननकीराम कंवर की याचिका, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने अब जवाब मांगा है। अफसरों के बेटा बेटी रिश्तेदारों के चयन का आरोप लगाया जा रहा था। चयन को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। मामले की जांच की मांग अब बड़े स्तर पर की जा रही है। तो ये बड़ी खबर बिलासपुर से। पीएससी मामले में गड़बड़ी होने को लेकर छत्तीसगढ़ में बहुत बवाल भी हुआ बीते दिन। धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ता गया, लेकिन अब हाईकोर्ट की तरफ से हलचल होना ये जोर भी इशारा करता है कि एक बार फिर से राजनीति गर्मा सकती है। बिलासपुर से बड़ी जानकारी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। अब लगातार राजनीतिक गतिविधियां से लेकर बढ़ी। सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब भी दिया गया। कुछ आरोप जो कि बीजेपी की तरफ से भी लगातार लगाए जा रहे थे। ननकीराम कंवर की याचिका थी, उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। जांच की मांग की जा रही है। राजनीतिक हलचल लगातार बढ़ती हुई बीते दिनों भी आपने देखी थी। छात्र छात्राओं को सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। जानबूझकर ये सत्ता पक्ष की तरफ से बात कही गई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट की तरफ से जवाब मांगा जाना, हलचल अब बढ़ सकती है। ये शोर इशारा भी करता हुआ कि अगर जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन जांच कहां तक पहुंचेगी ये भी एक प्रमुख सवाल। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तो कहा है कि सरकार को पहले इस पूरे मामले को लेकर जवाब स्पष्ट करना चाहिए। सरकार की तरफ से अभी जवाब जब स्पष्ट हो जाता है तब इसके बाद इस मामले पर कुछ कहा जा सकेगा। चयन को लेकर ये याचिका लगी है। पीएससी घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जिसे कथित घोटाले के तौर पर आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं। तो हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को अब संज्ञान में लिया गया। ननकीराम कंवर की याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। सरकार जब तक जवाब दाखिल करेगी, आप इस बात पर पूरी पुष्टि रखिए कि छत्तीसगढ़ में इसे लेकर अब राजनीति गर्मा सकती है। पहले भी हमने हलचल देखी, हंगामा पहले भी हुआ, आरोप प्रत्यारोप दोनों ही तरफ से थे। मुख्य बात उन छात्र छात्राओं को लेकर जिनका चयन इस परीक्षा के जरिए हुआ है। चुनावी साल भी विपक्ष की तरफ से कोशिश भी कि इस मामले को भुनाया जा सके, जो कि बीते दिनों हमने देखा था। लेकिन अब एक ऐसी जानकारी जिसके जरिए आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ पीएससी को लेकर एक बार फिर से सवाल उठेंगे। और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता है धनंजय सिंह ठाकुर जी। धनंजय जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। नमस्कार। सीजीपीएससी को लेकर एक बार फिर से जवाब तलब किया गया है हाईकोर्ट की तरफ से, क्या जवाब देंगे अब? निश्चित तौर पर अगर माननीय हाईकोर्ट ने कोई जवाब तलब राज्य सरकार से किया है तो राज्य सरकार माननीय हाईकोर्ट के जो नोटिस है, जो उनके पत्र है, उसको पढ़ने के पश्चात उसमें जो जवाब है जवाब प्रस्तुत करेगी। और पीएससी के विषय में है तो निश्चित तौर पर जवाब प्रस्तुत किया जाएगा। हाईकोर्ट का पूरा सम्मान है। आप ये भी बताइएगा कि बीजेपी की तरफ से लगातार कई सारे आरोप थे, आप मानते हैं कि निष्पक्ष तौर पर हुई है पूरी प्रक्रिया? ऐसे में इस बार आप देखेंगे जो गरीब से गरीब बच्चा है, जिसके माता पिता झाड़ू पोछा करते हैं, जिनके माता पिता का जीवन रोजी रोजगार से चलता है, उनके बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ है। और पीएससी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है। पीएससी ही नहीं, देखेंगे शिक्षक भर्ती जब यहाँ पर हुआ
वन विभाग में भर्ती हुआ और भी सरकारी जो विभाग में भर्ती हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी तो उसके खिलाफ ही खड़ी हुई है, क्योंकि भाजपा युवाओं के रोजगार के खिलाफ खड़ी हुई है। और जो पीएससी जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना था, जिसमें रमन सरकार के दौरान बहुत घोटाले हुए थे, और जिसके बाद इसमें सुधार किया गया, पारदर्शिता की परीक्षा हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी दांव को बच नहीं रहा है। ये तो प्रदेश के जो युवा हैं उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट के जो मांगे गए जवाब है, जवाब प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कुछ आपकी तरफ से जवाब आता है। बहुत शुक्रिया आपका धनंजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब अगली बड़ी खबर राजधानी रायपुर से। बीजेपी के महामंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कहा है कि छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर उद्योग चल रहा है, पैसे लेकर ट्रांसफर किए जा रहे हैं, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, सरकार जाने के समय अब कांग्रेस के लोग लूट खसोट में लगे हुए हैं। रायगढ़ में भी 7 करोड़ की डकैती हुई, ऐसी घटनाएं बढ़ भी रही हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है। सुनिए। प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, चरमरा चुकी है। आज चला चली की बेला में कांग्रेस के लोग पूरी तरह से लूटने खसोटने में लगे हुए हैं। और आज देखिए कि रायगढ़ में करीब 7 करोड़ रुपए की डकैती हो गई। इस तरह की घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं और हमारे छत्तीसगढ़ को ये अपराध गढ़ बनाकर रख दिए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन, छत्तीसगढ़ के भाई बहन माफ नहीं करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में सभी विभागों करेंगे अंबिकापुर की, जहां से टीएस सिंहदेव की तरफ से अपमान के आरोप लगाए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जिन्होंने कहा है कि प्रशासन की तरफ से भेदभाव किया जा रहा है। प्रोटोकॉल के तहत जिन लोगों को बुलाया जाना था उन्हें नहीं बुलाया गया। ओलंपिक प्रतियोगिता के शुभारंभ के कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना था बतौर मुख्य अतिथि, लेकिन टीएस सिंहदेव वहां पर नहीं पहुंचे। ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि के तौर पर उन्हें ही चुना गया था, लेकिन उनकी तरफ से स्पष्टीकरण कि बार बार बोलने के बाद भी मेरे साथियों का अपमान हो रहा है, सम्मान से कोई समझौता नहीं करूंगा। बार बार मैंने अपने तरफ से संदेश भी जिला प्रशासन को भेजा है कि प्रोटोकॉल का कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, किसका क्या प्रोटोकॉल है, उसको ध्यान में रख के नाम में क्रम छपना चाहिए। लेकिन वो लगातार चूक उसमें होती चली जा रही है। ऐसे छोटी बात है, लेकिन हम लोग रोज उसको सुनते हैं। रोज हम लोग को कार्यकर्ता कहते हैं हमारा अपमान हो रहा है, आप हमारे अगुवा हैं, आप अब नाम के लिए मंत्री हैं, विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन हम लोग के मान सम्मान का क्या हो रहा है। तो अनेकों बार बोलने के बाद भी अगर प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे सकता है तो फिर ये मजबूरी हो जाती है कि ऐसे कार्यक्रमों से अपने को दूर रखना पड़ जाता है। मान सम्मान से कोई समझौता किसी वक्त नहीं हो सकता। और एक बार बोला, 2 बार बोला, 10 बार बोला, खबर भेजा, जिम्मेदारी से बात की, फिर भी अगर उसका कोई असर नहीं पड़ता तो फिर हम लोग इतने गैर सम्मान वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों के साथ जो त्रुटि प्रशासन से हो रही है, कौन सीनियर है, किसका क्या प्रोटोकॉल है, उनको उसका। तो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की बात आपने सुनी, लेकिन इनकी इस बात पर सरगुजा कलेक्टर ने क्या जवाब दिया ये भी हम आपको बता दें। अपमान के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। कहा है कि उप मुख्यमंत्री कहीं बिजी रहे होंगे इसलिए नहीं पहुंच पाए। और सिंहदेव ने अपने साथी के अपमान के आरोप लगाए। इसे लेकर इस तरह का रवैया सरगुजा कलेक्टर की तरफ से। इनविटेशन प्रॉपरली प्रोटोकॉल की तरफ से दिया गया था और किसी अन्य कारणों में बिजी रहे होंगे तभी नहीं आ पाए। नहीं तो सभी कार्यक्रमों में, सरगुजा में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें सभी प्रतिनिधि आते हैं। जो कुछ व्यस्तताएं रही होंगी तभी नहीं आ पाए। आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर कोरबा से है, जहां मिनी माता बांगो डैम लबालब हो चुका है। डैम भरने से केवल 3 मीटर की दूरी अब बाकी रह गई है। बांध की क्षमता 356.7 मीटर की है। अगर एक बार फिर से बारिश का दौर यहां पर तेज हो जाता है तो उसके बाद डैम भरने की पूरी संभावना है। केवल 3 मीटर की दूरी शेष है। बांध की क्षमता 356.7 मीटर। मिनी माता बांगो डैम की हम बात कर रहे हैं, जो कि अगली बारिश के साथ पूरी तरह से भर सकता है। तो डैम भरने के साथ साथ ये भी संभावनाएं होती है कि निचले क्षेत्रों में जल भराव बढ़ेगा अगर डैम से पानी छोड़ा जाता है। इसी तरह की स्थिति फिलहाल कोरबा में बनती हुई नजर आ रही है। तो कोरबा में भी बारिश का दौर लगातार चल रहा है और इसी के चलते ऐसी भी संभावना कि आने वाले समय में डैम के कुछ गेट खोले जा सकते हैं।
और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी मौसम का मिजाज बदला है, झमाझम बारिश हुई है। आपको अब 2 और तस्वीरें हम दिखा देते हैं कांकेर और कोंडागांव से। बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल रही है। मौसम विभाग ने कांकेर में आने वाले दिनों में भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। कोंडागांव की भी कुछ ऐसी स्थिति है। 2 दिन के सूखे के बाद अब बारिश का दौर आया है। गरज चमक के साथ यहाँ पर भी जमकर बदरा बरस रहे हैं। तो ये दोनों शहरों की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, कांकेर और कोंडागांव। इससे पहले कोरबा का भी नज़ारा आपने देखा, वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है। और ये 2 अन्य जिले जहां पर झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। आने वाले समय में राहत की उम्मीद नहीं है अभी। हालांकि जो गर्मी से जूझ रहे हैं उनके लिए परेशानी समाप्त होती है, लेकिन किसान दूसरी तरफ चिंतित। ज़्यादा बारिश के चलते भी फसलें नुकसान का सामना करती हैं। और फिलहाल ये माना जा रहा है कि कांकेर कोंडागांव में आने वाले समय के लिए झमाझम बारिश होने वाली है। कुछ ऐसे इलाके भी जहां पर जलभराव की स्थिति भी हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, लेकिन कांकेर और कोंडागांव जहां पर बारिश की जरूरत थी, क्योंकि 2 दिनों से बारिश नहीं होने के चलते लगातार उमस भरी गर्मी का सामना लोग कर रहे थे। और चलिए बात करते हैं विघ्न विनाशक प्रथम पूज्य गणाध्यक्ष गणपति बप्पा की, जिनका उत्सव शुरू हो चुका है। देश भर में गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनाई दे रही है। मुंबई की अगर बात करें तो अंबानी परिवार ने भी एंटेलिया में गणपति पूजा की रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने पूरे परिवार के साथ गणपति की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान फिल्म जगत से लेकर राजनीतिक हस्तियां भी यहां पर पहुंची और गणपति बप्पा की पूजा अर्चना में यहां पर शामिल हुए। बप्पा के दर्शन भी किए हैं। गणपति के दर्शन करने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भी यहां पर पहुंचे। तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण के अध्यक्ष राज ठाकरे भी अपनी फैमिली के साथ पहुंचे थे। हेमा मालिनी, अनिल कपूर, श्रद्धा कपूर, आमिर खान जैसी तमाम बड़ी हस्तियां आज भी इस कार्यक्रम में पहुंच सकते। इससे पहले की भी ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। गणेश उत्सव का आयोजन एंटेलिया में, और यहाँ पर ना सिर्फ राजनीति जगत से जुड़ी हस्तियां आपको नजर आएंगी, बल्कि बॉलीवुड के तमाम नामचीन सितारे भी बप्पा के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे। और गणेशोत्सव के दौरान इसी तरह की धूम अंबानी परिवार के आयोजन में हमेशा ही नजर आती है। ये तस्वीरें आप देखिए, अजय देवगन आपको नजर आ रहे होंगे। रितेश देशमुख अपने परिवार के साथ पहुंचे, रेखा यहाँ पर पहुंची हुई थी। तो पूरी भव्यता के साथ गणेश उत्सव की शुरुआत एंटेलिया में हुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।